मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास का आज का हमारा टॉपिक है व्यवस्थापिका। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था, सरकार राज्य का एक आवश्यक तत्व है और सरकार, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि 3 अंग उसके डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। तो ये 3 कार्य जो हैं, ये कानून बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना और जो व्यक्ति उनका पालन न करे उन्हें दंड देना है। सरकार की अगर हम बात करें तो ये उन व्यक्तियों और साधनों से अर्थ रखता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा को व्यक्त किया जाता है, उसे क्रियान्वित किया जाता है। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसे क्रियान्वित करने का और उसे उसके संबंध में दंड देने का प्रावधान न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका एक ऐसा अंग है जो राष्ट्र का दर्पण कहलाता है, जन इच्छा का मूर्त रूप कहलाता है, शिकायतों की समिति कही जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामान्य तौर पर विश्व की सभी व्यवस्थापिकाएं जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बात अलग है कि समय के साथ कार्यपालिका की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थापिका का महत्व खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि CF स्ट्रॉन्ग कहते हैं, आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में हम इसे संसद कहते हैं, इंग्लैंड में भी इसे पार्लियामेंट यानी संसद कहा जाता है, जापान में इसे डायट कहा जाता है, तो अमेरिका में कांग्रेस। चीन की व्यवस्थापिका को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं और स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय संसद कहा जाता है। इसे नियम निर्माण करने वाली संस्था माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नियम व्यवस्थापिका द्वारा ही बनाया जाता है। नियम निर्माण का कार्य कार्यपालिका भी करने लगी है आजकल, और अन्य तरीके से हम देखें तो कुछ हद तक न्यायिक निर्णय भी इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन समय के साथ व्यवस्थापिकाएं नियम निर्माण के रूप में विकसित हुई। CF स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि आधुनिक युग में जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ा, वैसे वैसे व्यवस्थापिकाएं कानून निर्माण के रूप में सामने आती हैं। संसद की बात करें तो ब्रिटिश संसद को सबसे शक्तिशाली माना जाता रहा हमेशा से, और ये कहा जाता रहा कि वो कोई भी काम कर सकती है, किसी भी तरह का नियम बना सकती है, क्योंकि ब्रिटेन में आलिखित संविधान है जो संहिताबद्ध किया हुआ है, लेकिन क्योंकि निश्चित संविधान नहीं है लिखा हुआ, इसलिए लचीलापन है उसमें। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका व्यक्तियों का ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। हर व्यवस्थापिका प्रतिनिधि की तरह ही काम करे ये आवश्यक नहीं है। व्यवस्थापिका उन निकायों को कहा जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित समाज के लिए कानून बनाने और नीति संबंधी निर्णय लेने की वैध सत्ता रखते हैं। अगर हम व्यवहारवादियों की बात करें तो उनका कहना है कि विधानमंडल समाज विशेष के लिए मूल्यों के आधिकारिक वितरण करने की शक्ति से युक्त संगठन है। अब आते हैं व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियां क्या हैं। कर्टिस के अनुसार प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नियम बनाने वाली संस्थाओं का स्थान और महत्व इंग्लैंड की सर्वोच्च सत्तात्मक संसद से लेकर पूर्व सोवियत संघ की गैर सर्वोच्च सत्तात्मक सुप्रीम सोवियत तक, या शक्तिशाली अमेरिका की कांग्रेस से लेकर स्पेन की शक्तिविहीन कॉर्टेस तक अलग अलग है। यानी सबका महत्व अलग अलग है, सबकी शक्तियां भी अलग अलग है।
इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये रबड़ की मोहर है, वास्तव में बातूनी दुकान है, कोई निश्चित कार्य नहीं करती, एक कठपुतली निकाय है, कार्यपालिका जैसा आदेश करती है वैसा कर देती है। तो इस तरह से बहुत सारे नामों से इसे पुकारा जाता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि व्यवस्थापिका दो प्रकार के कार्य करती है। पहला कार्य है परंपरागत अथवा सरकारी कार्य, और दूसरा प्रकार है कार्यों का आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्य। सबसे पहले देखेंगे जो परंपरागत और सरकारी कार्य है, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे कि कानून निर्माण का कार्य मुख्य रूप से व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहला कार्य विधायी कार्य। व्यवस्थापिका कानून बनाती है। जैसा रेनॉल्ड ने लिखा, आधुनिक विधानमंडल एक प्रकार से वे कारखाने हैं जिनका काम कानून निर्माण का है। यहाँ लोकमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों में परिणित किया जाता है। यानी जनता से जो मांगे आती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से जो इच्छाएं आती हैं, उन इच्छाओं को कानून के रूप में बनाने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से जनमत रूपी जो कच्चा माल है उसको नीतियों में परिणित किया जाता है, कानून उस पर बनाए जाते हैं, बहस की जाती है, संशोधन किया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो 3 वाचन होते हैं, विधेयकों को विशेषज्ञ समितियों को सौंपा जाता है और उसके आधार पर कानून बनता है। तो काफ़ी हद तक ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्तमान में ज़्यादातर जो विधेयक हैं वो कार्यपालिका की तरफ से ही आते हैं और इसलिए उनको सामान्य तौर पर आसानी से पारित कर लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे जो उपाय हैं उनके माध्यम से जो विपक्षी दल हैं वो कानून बनाने में देरी भी करते हैं, बाधा भी डालते हैं, जिसमें समापन यानी क्लोजर्स होते हैं, गिलोटीन होते हैं, स्थगन जैसे उपाय होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये गतिविधि बेहद महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से सरकार उत्तरदायी लोकतंत्र के रूप में काम करती है। दूसरा कार्य है वित्तीय कार्य। व्यवस्थापिका प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अनुमानित आय व्यय को स्वीकृत करती है, राष्ट्रीय बजट को पारित करती है, नए कर लगाती है, करों में कटौती करती है या उसे बढ़ाती है, उन्हें समाप्त कर सकती है। व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। एक तरह से हम कहें कि व्यवस्थापिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती है और उसका नियमन करती है। जो अत्यधिक स्वतंत्र व्यवस्थापिकाएं हैं उनमें भी हम लोग देखते हैं कि कुछ हद तक नियंत्रण लगे हैं और ये नियंत्रण कार्यपालिका की तरफ से लगे हुए हैं। अगला आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाने का अधिकार। अगर व्यवस्था संसदीय है तो कार्यपालिका पर सीधा नियंत्रण होता है, क्योंकि वो व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है और उसी के विश्वास पर्यंत अपने पद पर रहती है। व्यवस्थापिका कभी भी मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं, अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर बहस कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं, प्रमुख नीतियों पर बहस कर सकते हैं। तो इन सब के माध्यम से जो संसदीय व्यवस्था है उसमें प्रभावी नियंत्रण लगाने का प्रावधान रहता है। अगर हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बात करें तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जो विधायिका है वो स्वयं ही वो कार्यपालिका पर सीधा नियंत्रण सिर्फ एक आधार पर रखती है और वो है महाभियोग द्वारा। महाभियोग से मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण की जांच की जा सकती है, राष्ट्रपति के विरुद्ध इसे लाया जा सकता है और जो नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं उन पर भी प्रभावी नियंत्रण सीनेट के द्वारा अमेरिका में रखा जाता है। अगर हम न्यायिक कार्यों की बात करें, जो अगला कार्य है उसमें मोटे तौर पर तो न्यायिक कार्य उसे नहीं सौंपे जाते क्योंकि वो विशेषज्ञ नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की लॉर्ड सभा 2005 तक देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय रही है और अमेरिका में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति पर
महाभियोग लगाने पर कांग्रेस का जो ऊपरी सदन है, उच्च सदन है सीनेट, वो महाभियोग की सुनवाई न्यायालय के निर्णय की तरह से करता है। भारत में भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की सुनवाई संसद के द्वारा की जाती है। स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रीय संसद है उसे संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से कुछ न्यायिक कार्य हैं। निर्वाचन संबंधी कुछ कार्य हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, इजराइल में भी भारत के ही तरह राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन को उस स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है जब राष्ट्रपति निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की संसद में ब्रिटिश संप्रभु को 3 नामों की सिफारिश करती है और उनमें से एक को गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालने के लिए नामित किया जाता है। बहुत से देशों में व्यवस्थापिकाएं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों का चुनाव और अनुमोदन करती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जिन लोगों को मंत्री पद के लिए मनोनीत करते हैं, सीनेट से उसका समर्थन अत्यावश्यक है। इजराइल में भी मंत्रिमंडल के सदस्यों की पूरी सूची संसद से अनुमोदित होती है। अगर स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की बात करें तो संघीय संसद 7 सदस्यों का निर्वाचन करती है। अगला कार्य लेते हैं हम इसमें संविधान में संशोधन का कार्य। ये लगभग सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाता है और लोकतांत्रिक देशों में बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि व्यवस्थापिकाएं जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी स्थिति में जो भी इस तरह के कानून हैं संविधान में, उनको जो विकास में बाधक हैं या जनता के हित में नहीं हैं, उनमें संशोधन करने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास है। कुछ देशों में विधानमंडल आंशिक रूप से इसमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ देशों में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड की संसद जब भी चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वह साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड में संशोधन का केवल आंशिक अधिकार प्राप्त है। आंशिक अधिकार का अर्थ है कि विधानमंडल के साथ साथ अन्य संस्थाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं। जैसे भारत में भी हम देखते हैं तो संसद के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन भी कुछ खास संशोधनों पर आवश्यक है। तो इस तरह से ये तो हुए सरकारी कार्य या परंपरागत कार्य जो विधायी कार्यों से संबंधित है। अब आते हैं दूसरे प्रकार के कार्य। ये कार्य है आधुनिक या राजनीतिक कार्य। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में व्यवस्थापिका जन प्रतिनिधित्व करती है, जनता को प्रतिनिधित्व देती है, और आधुनिक युग में राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण के आधार पर विधायिकाओं के कार्यों में वृद्धि भी हुई है और कुछ कार्य अलग रूप में भी सामने आए हैं। तो उनमें सबसे पहला कार्य है वैधता प्रदान करने का कार्य। वैधता प्रदान करने का अर्थ है जनता तथा अभिजन में सरकार के शासन के नैतिक अधिकार के लिए या तो नियमित और निर्विघ्न रूप में या स्पष्ट रूप से कार्यपालिका पर विधायी अनुमोदन की स्वीकृति लेकर समर्थन प्राप्त करना। यानी जनता द्वारा समर्थन प्राप्त करना, वैधता प्रदान करना। यानी कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसकी वैधता जनता से प्राप्त की जाती है। दूसरा है सुरक्षा यंत्र संबंधी कार्य। विधायिकाएं जनता से जो सुझाव लेती हैं, जो एक तरह से मांगे लेती हैं, उनके आधार पर कानून बनाती हैं। तो अपने जो कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, उनके प्रति समर्थन जुटाने का कार्य करती हैं ताकि व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, राजनीतिक व्यवस्था में गतिरोध नहीं आए और जो भी निर्णय किया जा रहा है वो आसानी से हो सके। तो इस तरह का जनता के साथ मिलकर तालमेल बिठाने का कार्य करती है। अगला आता है प्रतिनिधित्व का कार्य। व्यवस्थापिकाएं जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं उनके प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि जो सदस्य हैं व्यवस्थापिका के वो चुन करके आते हैं, तो जो उनके मतदाता हैं या निर्वाचक हैं, उनके आदेश, उनकी आवश्यकताएं और उनकी इच्छाओं के प्रति वो उदासीन नहीं हो सकते। तो जब कानून बनाया जाता है तो उन बातों का विशेष रूप से
जो जनप्रतिनिधि है, जो व्यवस्थापिका में है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। अगला आता है हित स्वरूपीकरण एवं हित समूहीकरण। व्यवस्थापिकाएं जनता के जो हित है उनको आकार प्रदान करती हैं, एक से हितों को समूह में देती हैं, एक समूह में करती हैं और उसके बाद में उसे पूरा कराने की कोशिश करती हैं, उन्हें मांगों में परिणित करती हैं, उन मांगों को कानूनों में परिणित करने का कार्य करती हैं। जैसा कहा जाता है, राजनीतिक व्यवस्था में हित और मांगों का स्वरूपीकरण हो जाने के बाद विधायिकाओं को ही इन हितों का समूहीकरण करना पड़ता है। हित समूहीकरण का अर्थ है विभिन्न हितों और मांगों में सामंजस्य, उनका अनुकूलन और समाधान करना। तो इस तरह से समझौते करना, समझाना बुझाना, अनुनय करना, इन सब के माध्यम से या फिर धमकी देकर विविध जो अलग अलग हित हैं उनका समूहीकरण किया जाता है। कुछ मांगों को पूरा किया जाता है, कुछ मांगों को कमज़ोर किया जाता है और उनके आधार पर समूहीकरण करके मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। पांचवा राजनीतिक कार्य है राजनीतिक सामाजिकरण एवं शिक्षण का कार्य। व्यवस्थापिकाएं जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी देती हैं और राजनीतिक सामाजिकरण भी करती हैं। अब ये राजनीतिक सामाजिकरण क्या है? राजनीतिक सामाजिकरण से अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके आधार पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने को लोगों से प्रतिबद्ध रखती है और अपने अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है, यानी अपने जैसा सोचने के लिए लोगों को बताती है। इस दृष्टि से राजनीतिक सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों के मूल्य, विश्वास, आस्था तथा संवेग वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किए जाए। एक तरह से राजनीतिक प्रशिक्षण का मुख्य मंच है, क्योंकि उसमें वाद विवाद होता है और वो वाद विवाद या बहस जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीकों से, टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुंचती है और जनता उन राष्ट्रीय मुद्दों पर, उन मामलों पर जागरूक बनती है, उन्हें समझने की कोशिश करती है। और अगला कार्य है, छठा कार्य जो माना जाता है, वो है पर्यवेक्षण, छानबीन एवं निगरानी का कार्य। कोई भी कार्य जब किया जा रहा है तो कार्यपालिका की क्या स्थिति है, वो किस तरह से काम कर रही है या काम रोकने का प्रयास कर रही है, इसकी छानबीन की जाती है। और लोक लेखा समिति, प्रश्न, पूरक प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन और कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से कार्यपालिका पर पूरी निगरानी रखती है, समय समय पर जांच बिठाती है और उन जांच के माध्यम से सरकार को पारदर्शी बनाने की कोशिश करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण के साथ साथ निगरानी करने की कोशिश करती है ताकि कार्यपालिका मनमाने तरीके से कार्य ना कर सके। तो इस तरह से व्यवस्थापिका राजनीतिक स्तर पर जांच भी कर सकती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सतर्क भी रखती है, तो देश के रक्षक के रूप में भी काम करती है, तो वहीं परंपरागत रूप से कानून बनाने का कार्य भी करती है, वित्त संबंधी कार्य भी करती है। तो ये हुआ कार्यों संबंधी बात। अब हम आते हैं व्यवस्थापिका का संगठन। व्यवस्थापिका का जो संगठन है उसको हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। व्यवस्थापिका विश्व में हमें दो तरह की दिखाई देती है। एक प्रकार है एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका जिसमें एक ही सदन होता है व्यवस्थापिका का और वही सारे कार्य करता है। सामान्य तौर पर 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से देशों ने एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया, खास करके कुछ छोटे देशों ने, जिसमें यूरोप के यूनान और बल्गारिया जैसे देश इसमें आते हैं। इसके समर्थक कहते हैं कि इसमें कानून जनता की इच्छा को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है, जो सदन है वो जनता का प्रतिनिधित्व ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि एक ही सदन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए विचारों में मतभेद नहीं होता, एक ही इच्छा है, एक ही तरह की पसंद है, दो सदन का खर्चा इसमें नहीं है और समय की बचत भी इसमें होती है, क्योंकि
कम समय में सदन द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। दूसरी व्यवस्था है द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है, सामान्य तौर पर विश्व में हम जितने भी बड़े राष्ट्र हैं या मुख्य राष्ट्र हैं उनमें देखते हैं, जैसे हम इंग्लैंड को देखें, भारत को देखें, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यानी हमारे आसपास भी जितने देश हैं उन सब में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, तो इंग्लैंड में लॉर्ड सभा और कॉमन सभा है, अमेरिका में सीनेट और प्रतिनिधि सभा है। द्विसदनात्मक प्रणाली जो है ये ऐतिहासिक विकास और संयोग का परिणाम है। ब्रिटेन में इसका विकास हुआ। इंग्लैंड की संसद सबसे प्राचीन मानी जाती है और वहाँ प्रजातांत्रिक परंपरा का अनुसरण किया गया था। इंग्लैंड में एक सदन पूरी तरह से जनता द्वारा चुना हुआ है, तो दूसरा सदन वंश परंपरा के आधार पर बनाया जाता है। बड़े राज्यों में, बड़े लोकतांत्रिक राज्यों में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन, द्वितीय सदन होता है और दूसरा सदन निम्न सदन या प्रथम सदन होता है। सामान्य तौर पर जो निम्न सदन है वो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जबकि सामान्य तौर पर जो द्वितीय सदन है विश्व में अनेक देशों में वो विशिष्ट वर्गों का या राज्यों का या संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी रचना का बहुत से देशों में हम देखते हैं कोई निश्चित संवैधानिक आधार नहीं होता। जैसा कि अभी हमने बात की कि इंग्लैंड में लॉर्ड सभा वंश परंपरा के आधार पर है। इटली, जापान और कनाडा में द्वितीय सदन सरकार द्वारा मनोनीत होता है। भारत में राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और मनोनीत होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है वो, और अमेरिका में भी सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वो बड़े राज्यों में काम करती है और माना जाता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से निर्णयों पर पुनर्विचार किया जा सकता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा निर्णय होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।